256। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्री बजट मीटिंग को लेकर, जिसमें सीएम मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस दौरान सीएम उनसे सुझाव ले रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार प्रदेश का बजट तैयार करने में जुटी हुई है। इसी के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनोहर लाल अलग अलग वर्गों के लोगों से बजट को लेकर सुझाव ले रहे हैं। इसी क्रम में सीएम आज मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठक कर रहे हैं और मंत्रियों के साथ सीएम की यह मीटिंग चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग विभागों के मंत्रियों से बजट को लेकर उनके सुझाव ले रहे हैं और आपको बता दें कि इस मीटिंग में मंत्रियों के साथ साथ तमाम अधिकारी और मुख्य सचिव भी मौजूद हैं। तो आज हम इसी खबर पर चर्चा करेंगे सीएम की प्री बजट मीटिंग को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है मेहमानों का पैनल और जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता है बीजेपी के, बजरंग दास गर्ग है प्रवक्ता कांग्रेस के, रजत पंजेटा है प्रवक्ता इनेलो और आकाश जिंदल अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डिबेट की शुरुआत में सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा प्रवीण अत्रे जी के पास। अत्रे साहब, मुख्यमंत्री आज मीटिंग ले रहे हैं, मंत्रियों से सुझाव ले रहे हैं कि क्या बजट में क्या कुछ हो सकता है। इससे पहले उन्होंने अलग अलग वर्गों के लोगों से भी सुझाव लिया है। आप क्या देखते हैं, कैसे, क्या चुनावी बजट होगा या बजट में स्ट्रिक्टनेस भी दिखेगी? देखिए, ऐसा है पांडे जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब से बतौर मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला, उन्होंने जब अपना पहला बजट पेश किया था तब भी उन्होंने एक रिवायत, एक प्रथा हरियाणा प्रदेश में शुरू की। वो रिवायत ये थी कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके सुझाव लिए जाए। किसान वर्ग के सुझाव, व्यापारी वर्ग के सुझाव, उद्योगपतियों के सुझाव, हर स्टेक होल्डर के सुझाव लेके, चाहे वो पक्ष का विधायक है चाहे विपक्ष का विधायक है, विधायकों के सुझाव और उन सुझावों को बजट के अंदर शामिल करना, ये रिवायत, ये प्रथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरू की हरियाणा के अंदर। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। और सबसे महत्वपूर्ण तो आपने पूछा कैसा बजट देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि सत्ता जो है वो सभी की भलाई के लिए होती है। सत्ता न्यायपूर्वक व्यवहार करने के लिए होती है। सत्ता मातृशक्ति, किसान, गरीब, उनकी चिंता करने वाली होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है। इसलिए जिस तरह से पिछले बजट पेश हुए उसी तरह से ये बजट भी हर वर्ग के लिए, हर वर्ग की चिंता करने वाला, हर वर्ग की सुझाव और जरूरतों को शामिल करने वाला होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बजट के दृष्टिकोण से देखते हैं, हरियाणा प्रदेश ने पिछले 8 साल में जिस तरह की आर्थिक प्रगति की है, जिस तरह की आर्थिक तरक्की की है, वो एक माइलस्टोन है पांडे जी। 2013-14 का बजट, 16-15 का बजट जो हुड्डा साहब ने अपना आखिरी बजट पेश किया था, लगभग 38,000 करोड़ रुपए का बजट था। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो पिछला बजट पेश किया था वो 1,70,000 करोड़ रुपए का बजट। हमारी प्रति व्यक्ति आय के अंदर लगभग दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई, हमारी जीएसडीपी के अंदर दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और जिस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को विशेष तौर पे बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर उसका प्रोविजन किया। पिछले बजट में लगभग 40% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन किया गया था। 38,000 करोड़ रुपए के करीब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था। और मैं ऐसा मान के चलता हूं, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहले कंजम्पशन आधारित अर्थव्यवस्था रही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसको बदल के एक्सपोर्ट। ठीक है अत्रे साहब, आता हूं आपके पास, काम करना शुरू किया। दूसरे मेहमान उससे घूमते हुए आपके पास भी आता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसा हो बजट? बजट में हम उम्मीद करते हैं और प्रदेश की जनता भी उम्मीद करती है जी भी कल्याणकारी बजट हो, आम जनता को उसमें राहत मिले, किसान को भी, व्यापारी को भी, उद्योगपति को भी, सरकारी कर्मचारियों को भी, मजदूर को भी, आम जनता को। जी
आज हरियाणा में समस्या बहुत ज्यादा है। 8.5 साल के अंदर जो स्थिति रही आपके सामने है जी। पांडी थोड़ी आवाज थोड़ी बैक मार रही है, थोड़ा ठीक करवाना मेहरबानी करके। ठीक है। यहाँ स्थिति रही 8.5 साल के अंदर सरकार ने जनता के हित में कोई भी अच्छी योजना लागू नहीं की, सिर्फ लोगों को महंगाई की मार के अंदर धकेला है। बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज्यादा बढ़ी है। आज बेरोजगारी में हरियाणा अव्वल स्थान के अंदर है। यहाँ तक कि महंगाई चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर आज हरियाणा के अंदर है। और भ्रष्टाचार का तो मुकाबला ही नहीं, भ्रष्टाचार में तो इन्होंने सारे देश के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इतना बढ़िया काम कर रखा है, हर काम के अंदर का काम आपके सामने ही है। अब उम्मीद की जो बात है, हम उम्मीद ये करते हैं भी महंगाई पर अंकुश लगाने वाला बजट होगा। हमारे युवा जो साथी जो है उस शिक्षा प्राप्त करने वाले नौकरी में धक्के खा रहे हैं, उनको रोजगार देने वाला बजट होना चाहिए। यहाँ तक कि तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा जब सरकार व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देगी। व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देगी तो दावे के साथ कहता हूं तो बेरोजगार युवाओं को व्यापार में उद्योग के माध्यम से रोजगार मिलेगा। और दूसरी बात, जहां आता हूं आपके पास, आता हूं एक आधा मिनट और लूंगा। शिक्षा के ऊपर इस बजट में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जब तक आप देखो सरकारी स्कूलों के अंदर टीचरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, मूलभूत सुविधा नहीं है, उसको पूरा करने की जरूरत है। सरकारी हॉस्पिटलों में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, वो पूरी करे। साथ में डॉक्टरों की कमी पूरी करे, साथ ठीक है स्टाफ की कमी को पूरा करे। ये कई चीजें ऐसी है जो रजत मंजेठा जी, आपको क्या उम्मीद है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए इस बार का प्रदेश का बजट? देखिए, प्रदेश के बजट में सबसे पहले तो किसानों को क्या मिलेगा। किसानों को बहुत वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जी, उन्होंने 22% जो है वो खाद के ऊपर से सब्सिडी घटा दी है। 2.25 लाख करोड़ से 75 हो गई है। वो हर साल 1 लाख करोड़ से ऊपर घटती है, लाखों करोड़ कम किया जाता है। तो अब आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि खाद के दाम, इसका असर खाद के दामों पे क्या पड़ता है, क्योंकि इतना अमाउंट कम किया है फर्टिलाइजर की सब्सिडी का, तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में जनता को, किसानों को तैयार होना पड़ेगा। पहले तो समय पे खाद ही नहीं मिलती थी, उपलब्ध नहीं होती थी। और टोटल देखे तो कृषि का बजट इन्होंने घटाया है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा कि रजत जी की आवाज को ठीक कर दे प्लीज। आपको आ नहीं रही आवाज? हाँ आ रही। बजरंग दास गर्ग जी को आवाज नहीं मिल रही थी आपकी। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो आप तक तो पहुंच रही है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इसी तरह 12% का जो है वो बजट घटाया गया है। पीएम किसान का एक योजना है, उसका बजट 13% कम किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसका 31% बजट कम किया गया है। कृषि उन्नति योजना है जिसका 2% लगभग बजट कम किया गया है। पीएसएस एमआईएस है, प्राइस सपोर्ट है और मार्केट इन्फ्लेशन जो देखती है, उसे तो इन्होंने बिल्कुल, बजट था पहले इसका, उसको बिल्कुल बजट नील कर दिया है। उसके बाद पीएम आशा है जो एमएसपी को इंश्योर करती है, उसके लिए एक बजट बनाया गया था। 1,500 करोड़ के आसपास का इसका शुरुआती जो था वो बजट रखा गया था, उसको इन्होंने बिल्कुल खत्म करने का काम किया है। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारी जो एफसीआई की है, जो एफसीआई खरीद करती है, उसकी इन्होंने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो हमारा एनएफएस है, उसको उन्होंने 30 से 32% तक उसको कम करने का काम किया है। हमारे मजदूर हैं जो गांव में काम करते हैं, मनरेगा का बजट इन्होंने 32.9% कम करने का काम किया है। तो आने वाले समय में अब मिडिल क्लास पे आते हैं, सिलेंडर के दाम क्या कम होंगे, कुछ राहत मिडिल क्लास को मिलेगी। हरियाणा की सरकार उसके लिए कुछ कदम उठाएगी। सेंटर से कोई किसानों को जो वक्त पे मुआवजा, अभी सरसों का अभी पता आपको क्या हालत है, पिछला कपास का था, मुआवजाओं के लिए मुआवजे के 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। रिलीज फाइलें धरने करते हैं, फिर फाइलें ऑफिस में अटकती रहती है, उसके बाद कहीं जाके अप्रूवल आती है, फिर भी डिस्पोजमेंट नहीं होती है, उसको डिस्क्लोज भी करना होता है। तो ये देखिए उसके लिए जो किसानों के लिए सरकार क्या कदम उठाने जाएगी, किसानों को कोई राहत जीएसटी में मिलेगी।
अब इन्होंने आटा दाल चावल, आटा दाल के ऊपर जो इन्होंने लगाया, आटा दाल पनीर दही शहद, 18 जुलाई 2022 को जीएसटी काउंसिल ने इसको इफेक्टिव कर दिया था। यहाँ शास्त्री जी बैठे हैं, आकाश जिंदल जी, एक डिबेट में वो बोल रहे थे कि बड़ा जोर लगा के बोला, इसलिए मैंने उनको आज डेट मेंशन की है। तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि हम पहले कंज्यूमर थे, अब बेचते, अब हम एक्सपोर्ट बेस्ड हो गए हैं। उनको ये जानकारी नहीं है कि हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, मेक इन इंडिया तो गया दूर दूर तक, हम लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गुड्स हैं चाइना से। चाइना से हमारा सबसे ठीक है रजत पंजेता जी, आपके पास फिर से आता हूं, फिर से आऊंगा आपके पास। आकाश जिंदल जी, आप किस तरीके से इसमें पूरा बैलेंस किया जा सकता है? क्योंकि बजट से हर वर्ग को अपने लिए उम्मीदें होती हैं, हर कोई चाहता है कि बजट मेरे लिए हो, तो सरकार के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार की चुनौतियों की बात भी करूंगा, और क्योंकि ये सजेशन का वो है, सजेशन के लिए शो है जी, सरकार को मैं सजेशन क्या देना चाहूंगा, सबसे पहले उस पर आऊंगा। उसके बाद जो सरकार की जो है चैलेंजेस हैं, सरकार की लिमिटेशन है, उस पर आऊंगा। सबसे पहले तो हरियाणा में रिक्वायरमेंट है मैसिव एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने की। देखिए, आज की तारीख में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बेरोजगारी देश में बहुत हाई चल रही है। दिसंबर 2022 का डेटा ले, 8% से ऊपर, मैं ये सेंट्रल फिगर दे रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल पूरे कंट्री की, ये जो है 8% जो है बेरोजगारी चल रही है ओवरऑल, और 10% अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है अर्बन। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, ये सब एक ग्लोबल इश्यू के कारण हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, क्योंकि पहले कोरोना रहा, फिर रशिया यूक्रेन वॉर आई, लेकिन जनता तो सोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट से चाहेगी। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को मैसिव लेवल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए आना चाहिए। अब उसके लिए मेरा क्या सजेशन है, आज हरियाणा में देखिए तो जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, गुरुग्राम हमारे पास है, जो एक जिसे मैं एक पावर हाउस मानता हूं, आईटी बीपीओ बहुत अच्छे से चल रहा है गुरुग्राम में, लेकिन गुरुग्राम की ग्रोथ रही तो उसमें ऑटो पायलट मोड पे ज्यादा हुई है। मैं नहीं समझता किसी भी सरकार ने 15 साल में कोई बहुत ज्यादा एफर्ट किए हैं उसमें, चाहे ये सरकार हो या पहले की सरकार, ऑटो पायलट मोड पे गुरुग्राम ने ग्रोथ किया है। तो मेरा यहाँ सरकार को सुझाव है कि ऐसा क्यों कि आईटी और बीपीओ केवल गुरुग्राम तक ही सेंटर्ड है, ऐसा क्यों नहीं कि पंचकुला जैसी जगह जहां एक रीजनेबल इंग्लिश पॉपुलेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वहां आईटी बीपीओ को एस्टेब्लिश किया जाए। या दिल्ली के सराउंडिंग जो है सैटेलाइट टाउन्स और है हरियाणा के, फरीदाबाद है, सोनीपत है, इनके अंदर आईटी और बीपीओ को मैसिवली लाया जाए। सबसे पहला सजेशन मेरा यह है, ताकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके हरियाणा के यूथ को हम, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, उसके बाद आ जाती है हरियाणा की बैलेंस डेवलपमेंट, इंडस्ट्री। देखिए, आज तक हम कह सकते थे कि हरियाणा में इंडस्ट्री जो है दिल्ली के आसपास आ रही थी, दिल्ली के सैटेलाइट टाउन में आ रही थी, इंटीरियर्स में इंडस्ट्री नहीं आती थी उतनी, क्योंकि लैंडलॉक स्टेट थी, पोर्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अब पोर्ट कनेक्टिविटी आ रही है, डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काफी प्रोग्रेस कर रहा है, अमृतसर कोलकाता दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी काफी प्रोग्रेस कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी को मैं इसे बधाई दूंगा, जिस तरीके से दोनों कॉरिडोर बन रहे हैं, उसको यूज करते हुए मेरे हिसाब से मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए हरियाणा के अंदर। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये नहीं है कि दिल्ली के सराउंडिंग हो जाए, हरियाणा के अंदर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो रोहतक हो, चाहे हिसार हो, चाहे सिरसा हो, सब जगह मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन लगना चाहिए, जहां पे 10,000 15,000 लोगों को रोजगार दिया जा सके। और उसके लिए इंसेंटिव देने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, उसके लिए शॉप्स देनी चाहिए मशीनरी परचेज पे, उसके अलावा इजी लोन्स देने चाहिए, ताकि हम हरियाणा में हम मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा किसान भाई, हमारा अन्नदाता। आई थिंक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, इंटरेस्ट फ्री लोन्स का प्रोविजन करना चाहिए। बिकॉज आज हमारा एग्रीकल्चरिस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के। सबसे पहले तो सोशली हमारी ड्यूटी बनती है कि एग्रीकल्चरिस्ट का जो है उसका भला करें, बिकॉज ड्यूटी है हमारी, हमारा अन्नदाता है, हमारा किसान है। दूसरा, इकोनॉमी को भी अगर सही चलाना है, जीएसडीपी को बढ़ाना है, तो हरियाणा की इकोनॉमी गांव से शुरू होती है, पूरे देश की वैसे शुरू होती है, तो वहां से जो है
छोटे कस्बों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, फिर बड़े टाउन में, चाहे गुरुग्राम हो चाहे फरीदाबाद हो, अम्बाला वहां पहुंचती है। तो इसलिए इकोनॉमी को पूरी स्पीड देने के लिए, इकोनॉमी को गति देने के लिए भी हमारे अन्नदाता को जो है बहुत हमें जो है फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करना है। तो आई थिंक वहां पे जो है फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन अगर दे सकते हैं हम किसान भाइयों को, वो बहुत जरूरी होगा। देखिए आज कंट्री में, और ये मैं नेशनल चैनल पे भी कई बार कह चुका हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट से पहले भी मैंने ये रिकमेंडेशन दी थी। आज हालात क्या है कि हमारे किसान भाई को जब लोन लेना होता है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है 10%, 12% या कई बार 15%। लेकिन वही दिल्ली में बैठा एक आकाश जिंदल, उसे 5 करोड़ का लोन लेना होता है फ्लैट लेने के लिए, तो उसको शायद 0% में मिल जाता है, जो कि बिल्डर की सबवेंशन होती है। वही आकाश जिंदल को अगर, अब प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। आकाश जी आता हूं आपके पास। नहीं, आई हैव सम सजेशंस इफ यू डोंट वांट मी टू डिस्कनेक्ट। ठीक है, ठीक। हाँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, लेट मी कंप्लीट। ओके। वही अगर आकाश जिंदल को 20 लाख की गाड़ी लेनी होती है तो 0% इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, क्योंकि शायद मैन्युफैक्चरर सबवेंशन होती है। लेकिन आकाश जिंदल से कहीं ज्यादा जरूरत है को 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि वो खेती जो है हमारी कामयाब हो सके। मेरे बहुत अच्छे मित्र बैठे हैं, इन्होंने जीएसटी की बात की कि जीएसटी आटा दाल पे लगाया। आकाश जी आपके पास फिर से आता हूं, मुझे 10 सेकंड आपके पास फिर से आता हूं, आपको पूरा टाइम दूंगा, फिर से आऊंगा तो 10 सेकंड यू हैव टू गिव मी 10 सेकंड। मैं अपने अच्छे मित्र को क्लैरिफाई कर दूं, जो जीएसटी उस समय लगा है मेरे मित्र, वो पैकेज आइटम से लगा है। खुले आटे पे, दाल पे कहीं भी कोई जीएसटी नहीं लगा है। अगर सरकार कहीं जीएसटी लगाती है, जीएसटी काउंसिल गलत लगाती है, तो मैं आपके साथ हूं। आई विल बी माइसेल्फ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। वो जो प्री पैकेज एंड लेबल्ड फूड आइटम्स है उन पे लगा है। ये आप चाहे तो आप चाहे नेट पे पढ़ सकते हैं, और अगर चाहें तो मैं आपको उसका रेलिवेंट डेटा भी भेज दूंगा। ठीक है प्रवीण अत्रे साहब, आपने सभी को सुन लिया, ठीक है, लेकिन एक विडंबना है कि हमेशा बात कृषि सेक्टर की होती है, जो प्राइमरी सेक्टर है देश का, और लगभग 65% लोग डिपेंड होते हैं खेती पे। और जबकि इकोनॉमी की अगर बात करें तो प्रदेश की, तो मुझे डाटा पता नहीं है प्रदेश का, लेकिन अगर मैं नेशनल लेवल की डाटा की बात करूं तो 12 से 13% इकोनॉमी में, जीडीपी में कृषि सेक्टर का योगदान है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें प्रोडक्शन सेक्टर की, तो वहां से 22 से 23%, और थर्ड में जाते हैं जब हम सर्विस सेक्टर में, तो वो लगभग 52% योगदान देता है। अब दिक्कत यह है कि जहां मोस्टली डिपेंडेंसी है कृषि सेक्टर में, वहां वो सबसे कम योगदान दे रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है? इसको सॉल्व अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये समस्या हल हो सकती है। क्षेत्र के अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्संस की बात करें, कितने लोग कृषि क्षेत्र के अंदर शामिल हैं, तो वो संख्या बहुत बड़ी है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र पे आधारित है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर दोनों की बात करें तो लगभग 68% के करीब। तो इसलिए कृषि क्षेत्र की चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य जो आपने भी कहा पांडे जी, कि जो विपक्षी दल किसान को केवल वोट बैंक समझते थे, किसान का शोषण किया जब वो सत्ता में रहे, लेकिन वो जब विपक्ष में आए तो किसान के लिए इस तरह से हमदर्दी दिखाते हैं जैसे कि गोवर्धन पर्वत तो इन्होंने उठा रखा। अब मैं बात करता हूं, देखिए आकाश जिंदल जी ने बहुत से सुझाव दिए, मैं थोड़ा सा उनके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि विपक्ष की तो आदत है। विपक्ष ने तो आप पिछला बजट देख लीजिए, तब भी यही कहा था कि इस बजट में कुछ नहीं है। मतलब विपक्ष में तो एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को उन्होंने फॉलो करना है। लेकिन आकाश जी ने जो बातें कही है, आकाश जी ने जिक्र किया कि किसान के लिए ऋण जो है, देखिए मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं आकाश जी कि हरियाणा प्रदेश में और देश में जो कृषि ऋण है, किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण, 4% ब्याज, लेकिन हरियाणा में 2% हरियाणा सरकार वहन करती है उसका। पहली चीज, किसान को कृषि ऋण मिलता है। दूसरी बात जिसका जिक्र इन्होंने किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं शुरुआती बात में मैंने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, इसके लिए 2014 से काम किया जा रहा है। अभी आईएनएलडी के प्रवक्ता मेरी समझ पे सवाल खड़ा कर रहे थे, उनको शायद पता नहीं कि चाइना से जो हमारा इंपोर्ट था, ये सरकार उसको 66% पे ले आई है। 34% की कमी हो चुकी है उसमें, और उसकी वजह यही है कि सरकार ने उद्योगीकरण के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना शुरू किया। और हरियाणा के अंदर, जिंदल जी बता देता हूं, पद्मा के नाम से एक योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की। उसके अंदर क्लस्टर वाइज एक कॉन्सेप्ट लेके आए। पहले वो जिले के हिसाब से था, उसको ब्लॉक के हिसाब से कर दिया।
और एक क्लस्टर के अंदर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड का उद्योग उस क्लस्टर के अंदर काम करे, उसके लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, चाहे उसमें फाइनेंस की बात हो, चाहे उसके अंदर उनको जमीन उपलब्ध कराने की बात हो, वो योजना पद्मा के नाम से हरियाणा सरकार ले आई है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, आकाश जी आपको याद होगा, गुड़गांव में बड़ा स्पष्ट था कि हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आज हमारे विदेशी मुद्रा भंडार आप जानते हैं लगभग $600 बिलियन के आसपास है। मतलब इससे पहले कभी इतना विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास नहीं था। उसकी वजह यही है। लेकिन यहाँ पे एक हमारे एनएलडी के मित्र ने बात कही, वो कहते हैं कि सरकार ने खाद सब्सिडी को घटा के 1,75,000 करोड़ रुपए कर दिया। देखिए विपक्ष करता क्या है वो समझने वाली बात। एक तरफ देश और प्रदेश की सरकार लगातार किसान भाइयों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, जैविक खेती की तरफ बढ़े, और क्या जो उनका विविधीकरण है फसलों का उसकी तरफ बढ़े, किसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो, क्योंकि इसके कई कारण है। एक तो पानी की कमी बहुत बड़ा कारण है, जिस तरह से धान की खेती में पानी का दोहन होता है, हमारा एक लगभग 65% एरिया जो है वो डार्क जोन में जा चुका है। तो एक तो है डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा कि जो हमारे इंपोर्ट बिल है, चाहे वो हमारा यूरिया इंपोर्ट बिल हो, चाहे पेट्रोल इंपोर्ट बिल हो, सरकार की लगातार कोशिश, उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सबसे कमजोर हिस्सा क्या था कि हमारा तेल का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा होता है। हम तेल इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते थे। तो सरकार ने क्या किया, एनर्जी रिन्यूएबल के प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया। इलेक्ट्रिक वाहन देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा बने, इलेक्ट्रिक वाहन पे शिफ्ट हो, वो प्रयास करना शुरू किया। और वजह केवल एक है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। जो हम तेल के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं वो कम हो जाएगा, तो वही पैसा हमारे देश के विकास में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खर्च होना शुरू होगा। वही स्थिति केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश करते हुए 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जैविक खेती के लिए। तो स्वाभाविक है कि उससे हमारा जो यूरिया इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। हमें सब्सिडी इसीलिए कम देनी पड़ेगी तो किसान को जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी, अगर वो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ डाइवर्ट होगा तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन चीजों को तो देखते नहीं हमारे पक्षी मित्र, लेकिन आलोचना के नाम पे 4 लाइनें याद कर रखी है, उनको आके पढ़ देते हैं यहाँ पे। अब बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो आकाश जी ने एक और बात कही थी, देखिए मैं इस बात से सहमत हूं। पिछले साल देश के अंदर बेरोजगारी दर थी 8.3%, और इस साल जब बजट पेश हुआ उस वक्त इकोनॉमिक सर्वे का डाटा, जो एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट रखी जाती है, उसमें वो दर आ गई 7.8%। मैं देश की बात कर रहा हूँ, पिछले साल के मुकाबले कम हुई। जब हम प्रदेश की बात करते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री जी हर सार्वजनिक मंच पे, प्रेस के अंदर बार बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये प्रोपेगेंडा है विपक्ष के द्वारा, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। जबकि परिवार पहचान पत्र में प्रदेश की जनता ने जो सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है उसको अगर हम देखते हैं, एनएसओ की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो उससे हमें नीति आयोग की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 6% के आसपास बेरोजगारी है। लेकिन प्रोपेगेंडा किस तरह से होता है वो सब हम देखते हैं। अब बात आ जाती है, देखिए जिस विषय में आपने पांडे जी कहा था कि किसान, अगर आप पिछले बजट को देखते हैं, इस सरकार ने हर बजट के अंदर कृषि क्षेत्र के ऊपर जो एलोकेशन किया पहले से बढ़ा के किया। पिछले बजट में भी लगभग 18% के करीब एलोकेशन पिछले बढ़ा के किया गया था। और मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत बड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि विकास के ऊपर वही पैसा खर्च होना होता है, उसी पैसे से विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्च होता है। इसी तरह से स्वास्थ्य, कृषि, इन मदों के अंदर भी हमारी एलोकेशन बढ़ती है। और बढ़ने का कारण भी देखिए, आर्थिक प्रबंधन बेहतर होगा तो स्वाभाविक है हमारे हाथ में पैसा ज्यादा होगा, हम उस पैसे को अपनी जनता के लिए बेहतर ढंग से खर्च कर पाएंगे। और ये लगातार पिछले 8 साल से। ठीक है अत्रे साहब, आता हूं आपके पास फिर से। बजरंग दास गर्ग जी, आपने अत्रे साहब की बात सुनी, आकाश जिंदल साहब की बात सुनी थी आपने, रजत पंजेटा साहब की बात सुनी आपने, आपका क्या रिएक्शन है? पांडे जी, मैंने पहले भी कहा, हर एक आदमी उम्मीद करता है कि हरियाणा का बजट, हरियाणा की जनता सोचती है कि हम हर प्रकार का। प्रवीण अत्रे साहब तो कह रहे हैं कि बजट हर बार बहुत अच्छा दे रहे हैं और ये तमाम उपलब्धियां भी गिना रहा है, और ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम बस आलोचना करना और विपक्ष उसी पैटर्न पर बस चल रहा है। देखिए पांडे जी, हमने तो कोई आलोचना की बात करी भी नहीं, और ये बात कहने को ये आलोचना समझते हैं तो अलग बात है। जहां मेरे साथी से ये पूछा जाता हूँ, बात करने से कुछ नहीं होता जी। भाई कोई ऐसी योजना बताए दरअसल पर जनता को लाभ मिला हो, ना लोगों को रोजगार दे पाए,
है। ये कहते हैं बेरोजगारी हमारा 8% है। आज हरियाणा में बेरोजगारी जो 35% से ऊपर बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के में हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है। यहाँ तक कि सारा किसान सड़कों पे है, किसानों को मुआवजा तक मिल नहीं रहा। ऐसी स्थिति में किसान ने मुआवजा लेने के लिए सरसों की जो फसल खराब हुई है उसके लिए जगह जगह धरने चल रहे हैं और पटवारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा बुढ़ापा पेंशन उन्होंने काट ली। यहाँ तक कि ये जो बीपीएल कार्ड से 10 लाख से ज्यादा लोगों, गरीब लोगों ने बीपीएल कार्ड काट दिए। बात करने और कहने में बड़ा फर्क है। कह रहे हमने बहुत कुछ किया, जहाँ ग्राम स्तर की बात है, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। किसको रोजगार दिया? एक योजना लेकर आए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। 75% हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को उद्योग के माध्यम से रोजगार देंगे। आज तक तो ये रोजगार दे नहीं पाए। 70 आदमी को भी है, 1.5 साल से ज्यादा इनकी योजना हो गई। इन्होंने वायदा किया था जेजेपी ने कि 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे, आज तक करी नहीं। इन्होंने कोई एक वायदा बता दो ना, एक वायदा पूरा किया हो। मैं यही बताना चाहता हूँ, लोचना की बात ना देखिए, काम करिए। काम जब होगा जब आप लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनाएंगे। उसके लिए जरूरी है ग्रामों में अंदर छोटे छोटे जो उद्योग होते थे वहाँ उद्योग स्थापित करवाने के लिए कारगर कदम उठाए। उसके लिए योजना लेकर आए, विशेष पैकेज दे, ताकि हमारे ग्राम के अंदर हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके। आप इनके राज के तो अंदर 80% ग्राम के अंदर छोटे छोटे उद्योग थे, ये साथी और भी बैठे हैं। 80% से ज्यादा, मैं दादा हिसाब कह रहा हूँ, फैक्ट्रियां बंद होती थी, छोटे छोटे उद्योग तो गांवों के अंदर से, जहाँ पांडे जी या नमकीन का सामान बनता था, साबुन तेल बनती थी, कूलर पंखे बनते थे, हैंडलूम का सामान बनता था, कहाँ है? सरकार बनते 2014 के अंदर मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी हरियाणा के अंदर हम टेक्सटाइल हब बनाएंगे, हिसार जिले के अंदर बनाएंगे, ताकि किसानों को लाभ मिलेगा। यहाँ की नरमा, यहाँ की कपास जो है मिलों में जाएगी, उनको अच्छा दाम मिलेगा और लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज 8.5 साल होने को गए, आज तक तो वो टैक्सटाइल हब का पता ही नहीं है कब लगेगा कब नहीं। 6 महीने पहले फिर बयान आया था हम टैक्सटाइल हब बनाने जा रहे हैं। अरे तुम जाने के बाद बनाओगे क्या? ठीक है, बनाओगे जब चुनाव। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। रजत पंजेटा जी, आपने प्रवीण अत्रे जी की बात सुनी, बजरंग दास गर्ग जी की भी बात सुनी। सरकार के प्रवक्ता है प्रवीण अत्रे जो सीधे यही कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ आलोचना कर रहा है और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हर साल बजट इंक्रीज हुआ है। तो फिर समस्या क्या है? नहीं, बजट नहीं, समस्या नहीं, बजट नहीं, कर्ज इंक्रीज हुआ है। कर्ज पे कर्ज जो सरकार है वो 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हरियाणा सरकार के ऊपर जी। जो प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि विपक्ष का काम तो एक रटी रटाई बात है, वो कुछ भी कहे आलोचना करेंगे, मैंने अभी तक तो आलोचना करी नहीं। इन्होंने ध्यान से तो सुनते नहीं, या फिर प्रीकंसीव नोशन है, सोच रखा है कि मुझे ये बोलना ही बोलना है यहाँ पे बैठ के। अभी तो सिर्फ जो सरकार ने अपने बजट में कम किया, सरकार की जो यूनियन गवर्नमेंट ने किया, मैं तो सिर्फ अभी उसी का उल्लेख किया। अभी तो आलोचना तो तब जब बजट ही नहीं है। अभी बजट हरियाणा सरकार पेश तो करे, अभी तो आंकड़े ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो अभी सेंटर का है जिसका इफेक्ट पड़ सकता है, जो सेंटर की पॉलिसीज है जिसका इफेक्ट आम जनता पे पड़ता है, अब हम उसकी बात करते हैं जो हमारे पास डेटा या चीजें अवेलेबल है। पहली बात तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, ओवरऑल मैं सबका संक्षेप में देता हूं, मैं किसी को पिन पॉइंट करके नहीं बताऊंगा जी। अभी बात हो रही थी अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे। निश्चित तौर पे हरियाणा जो है काफी समय से नंबर 1 पे चलता है। उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने बात करी जीडीपी के बारे में, तो 2019 कोरोना काल से पहले 2019 में 3.7% हमारी जीडीपी। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने जीडीपी के जो रेशियो होती है डेट की, यूनियन गवर्नमेंट ने पिछले साल जो वो रेशियो थी 49.1% थी, वो अब क्रॉस होकर 59.3 हो गई है। यानी 10.2% जीडीपी का जो है हमारा कर्ज बढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अभी भी 16 लाख करोड़ के आसपास का लिया, 154.31 लाख करोड़। आता हूं जनरल साहब, आपके पास आता हूं। अत्रे जी, अभी के अभी बहुत समय है, बहुत लंबा समय आपको रिटर्न आएगी। ये मेरी बात को अभी के अभी इंटरनेट से गूगल करिए, इंटरनेट से चेक करिए, जो मैंने आपको बात कही है
ये आंकड़े अवेलेबल है, ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है जो अगर आप सोच रहे हैं। इस पे रिएक्शन जो आपने इतना हंस के दिया है, वो अगर कोई अभी बैठा अगर आप हमारे ये मीडिया की टीम भी कर लेगी तो वो आपको फैक्ट बता देगी अभी के अभी। ये सच्चाई है। उसके बाद देखिए कर्ज, बिल्कुल हरियाणा सरकार का भी अभी पता चल जाएगा कितना भी ये कर्ज लेंगे और कितना ये कर्ज हरियाणा का कम करेंगे। अभी बात किसान की हो रही थी। निश्चित तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, और जब कोरोना काल के अंदर हमारी जीडीपी माइनस में लुढ़की थी, -7 पॉइंट समथिंग, तब भी एक पॉजिटिव ग्रोथ जो थी कृषि ने दी थी। इसलिए कृषि के बारे में दिक्कत तो ये है ना रजत पंजेटा जी कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट और मिनिमम उसका क्या कहते हैं वो प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ बिल्कुल, उसको 27 रुपए प्रतिदिन सरकार की वो है मनरेगा जो अभी कह रहे थे ना मजदूर किसान के बारे में सोचेंगे, अरे मनरेगा का बजट क्यों घटा दिया 33%। जीडीपी में कृषि सेक्टर का जिस तरीके से योगदान लगातार कम हुआ है और उस पर डिपेंडेंसी लोगों की ज्यादा है, आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है परेशान होने का और बेरोजगारी की? आप सवाल खत्म हो गया, आपका मैं जवाब देता हूं। जीडीपी की ग्रोथ जब पॉजिटिव ने दिखाई, एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिखाई थी, उसके बावजूद योगदान जो सरकार को जो योगदान डालना चाहिए कृषि क्षेत्र में वो कम हो रहा है। बजरंग दास जी ने कहा अभी बहुत से छोटे उद्योग, पार्लियामेंट में स्पीच है भैया, एमएसएमईज में लाखों करोड़ डूब गया सरकार का, ये तो पार्लियामेंट में सरकार बता रही है। तो अब बातें हैं उसके ऊपर। अब मैं यहाँ आकाश जिंदल जी की मन से और दिल से तारीफ करना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स के ऊपर, वो देखिए बनता है। आकाश जिंदल जी ने एक बात करी कि किसान को इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए। उसके बाद जवाब आया भाजपा के प्रवक्ता का कि हम उसे कृषि ऋण देते हैं 4% से 2% जो है वो सरकार बेयर करती है और 2% किसान को, और 3 लाख तक की वो है। उसमें कंडीशन है, बहुत बड़ी कंडीशन है जिसकी वजह से किसी किसान को उसका लाभ नहीं मिलता है। किसान का कहीं पे भी कोई भी छोटा सा अगर कर्ज चल रहा है, चाहे वो 10,000 का है, 50,000 का है, मिनी बैंक से है, कोऑपरेटिव बैंक से है, कहीं लिमिट करा रखी है, कहीं आरसी के पास भी है, तो उसको ये फायदा स्कीम का नहीं मिलेगा। जो किसान को मैं इस बात पे पहले तो उसका जो पहले से कर्ज है उसका कर्ज मुक्त किया जाए, उसे सशक्त बनाया जाए। उसके बाद अगर किसान को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है और कंडीशन नहीं लगती है तो ये एक वेलकम मूव है। इन्होंने कहा कि अगर मुझे आज 5 करोड़ का लोन भी लेना है तो मैं कुछ टैक्सेस को इधर से उधर बेनिफिट लेके उसको मैं 0% पे ले लूंगा। ठीक है, मैं कार लोन है, मैं 1 मिनट खत्म होने दीजिए ना, जी, ये तो फ्रोन टूट जाएगा, इसका बात का खर्चा का कोई रुक नहीं बनता। अगर गाड़ी का लोन भी लेना है तो एक अगर परवीन अत्रे जी को यार मुझे अपने नाम पे लोन लेना है गाड़ी का, तो हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं। मगर अगर कोई बिजनेसमैन वो लेता है तो जब तक वो गाड़ी उसके पास है, उसके रोज का तेल का बिल, उसके टायर का खर्चा, उसकी गाड़ी की सर्विस का खर्चा, वो सब अपने जो है एक्सपेंसेस में डाल के उसे एक मुफ्त की तरह पड़ती है। एक किसान है तमिलनाडु, 88 साल, अगर बेचारा दुनिया से चला जाता पहले, 88 साल की उम्र में जाके उसने अपनी एक ड्रीम कार, एक मॉडल था उसका सबसे सस्ता मॉडल जो वो अफोर्ड कर सकता था, 88 साल की उम्र में, और उसको वो सारा का सारा खर्चा जो एक आम इंसान को, मुझे, आपको, परवीन अत्रे जी को पड़ता है, वो पड़ता। ये कोई जो कृषि सेक्टर, आपने कहा ना कृषि सेक्टर जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा योगदान करता है, नेगेटिव ग्रोथ भी जब हुई तो उस वक्त भी जीडीपी को संभाल के रखा, पॉजिटिव ग्रोथ कृषि सेक्टर ने भी, लेकिन उसका भी इन्होंने, जैसे मैंने बताया, एफसीआई का भी बजट कम किया, सारा कुछ। अब आती है एक बात करी थी यहाँ पे आकाश जिंदल जी, उन्होंने कहा यूक्रेन वॉर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। यूक्रेन वॉर की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम कोरोना की वजह से तो मान लें कि बहुत सी जॉब्स गई है, हम ये मान लें आगे जो वर्ल्ड में जो है वो आगे इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो आने वाले हैं, आगे इन्फ्लेशन आने वाली है, ये सारा कुछ तो मान लेते हैं। लेकिन जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया से हमने तेल लेके इवन यूएस तक को दिया, हमें बहुत सस्ता तेल रशिया से मिल रहा है, लेकिन उसके दाम तेल के ना एलपीजी गैस के कम हो रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे सरकार लाती है अग्निवीर जैसी योजना, किसने कहा? ठीक है, आता हूं रजत पंजेटा जी, आपके पास आता हूं, फिर से आता हूं, तब आप अपनी बात पूरी तरीके से रखिएगा। आकाश जिंदल जी, आपने रजत पंजेटा जी की भी बातें सुनी, परवीन अत्रे जी की भी सुनी और बजरंग दास गर्ग जी की भी सुनी,
और एक सबसे अहम मेरा सवाल यह, जो मैंने प्रवीण अत्रे जी से बात कही थी, जो सबका योगदान है, आपने सुना था, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम सेकेंडरी सेक्टर पर ज्यादा फोकस करें, वहां लोगों को शिफ्ट करें कृषि से, तो कुछ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के मौके होंगे? देखिए, उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि वी हैव टू कम विद सम ब्लेंडिंग फॉर एग्रीकल्चर। देखिए, आज हमारे किसान भाई को सशक्त बनाना, बिल्कुल रजत जी और बाकी सारे साथियों के साथ हूं मैं, वी हैव टू फाइनेंशियली एम्पावर आर एग्रीकल्चर, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यही है जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसकी सिमिलर लाइन पे। सबसे पहले तो किसान भाई से डायलॉग किया जाए, उसको कैश क्रॉप में लाया जाए। दूसरा, मेरा जो मॉडल है, जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया है, ग्लोबल एजेंसीज को भी दिया है, वो ये है कि साथ ही साथ हमें एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाए। हमें किसान भाई को आज एग्रीकल्चरिस्ट के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी बनाना है। जैसे हरियाणा में देखें तो बहुत से हाईवेज है। अगर हम ऐसा मॉडल रखते हैं कि किसान कैश क्रॉप पैदा करे, उसके बाद उसी अपनी खेत में ही जो है वो 1000 या 2000 गज में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की छोटी छोटी लग सकती है, वो लगाए, तो उसमें किसान भाई की हम वैल्यू एडिशन कर देंगे। यानी जो सामान वो आज 10 रुपए का बेच रहा है, वो 25 से 30 रुपए का बेचेगा। उससे उसकी इनकम भी बढ़ाएंगे हम, साथ ही साथ उसके पास जो है वो उसका फाइनेंशियल लेवल बढ़ेगा, उसका डेट भी कम होता जाएगा, साथ ही साथ वैल्यू एडिशन होगी, हरियाणा की जीडीपी भी बढ़ेगी। दूसरी बात, रजत जी ने जीडीपी की जो बात की और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, उसका मैं डेटा देना चाहूंगा। आज हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड में हाईएस्ट है। ये डेटा आप में से कोई भी मेरा दोस्त चेक कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के गाइडेंस के अंडर वी हैव ऑलरेडी एग्जिबिटेड 7% जीडीपी ग्रोथ। रशिया यूक्रेन वॉर की बात चल रही थी, डेटा दे दूं। यूएस जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है, हिंदुस्तान पॉजिटिव में रहा है। अब आ जाइए चाइना पे। चाइना विच इज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर इन अ पर्टिकुलर क्वार्टर द जीडीपी ग्रोथ वाज नियरली 0.4%। आई एम एडिंग पॉइंट प्रायर टू 4, और पूरे साल की चाइना की जीडीपी ग्रोथ हुई है 3%। जर्मनी और यूके जो 4th और 6th इकोनॉमीज है, उनसे जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव एक्सपेक्टेड है 2023 में। तो लेट्स फेस द रियलिटी, ये बड़ी क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी की विजनरी गाइडेंस के अंदर हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ फास्टेस्ट है वर्ल्ड में। और ये आकाश इंदल डॉटिंग नहीं, ग्लोबल एजेंसीज है, ये डेटा है। और दूसरा, 2027 तक, अगेन मैं ग्लोबल एजेंसीज की पूरी आपको नाम और जो है जिस दिन उन्होंने ये व्यू दिया है वो आपको डेट देता हूं। इंडिया वुड बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ये अगेन ग्लोबल एजेंसीज कह रही है 2027 तक। जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट। 2035 तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। और रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर इंडिया अकेली इकोनॉमी थी जो स्टेबल रही, जबकि बाकी इकोनॉमी लुढ़की। अमेरिका में तो इन्फ्लेशन जो है 9% तक हो गई थी, और अमेरिका बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता जा रहा है। अभी भी अमेरिका को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण दिक्कतें आई हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूके की हालत यह है कि वो रिसेशन के करीब पहुंच गया है। जर्मनी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये तो ग्लोबल डेटा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट जी मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी साहब की गाइडेंस में मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर। आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम। यूके में तो 3 प्रधानमंत्री बदल गए। अब ये तो हर किसी के सामने है। जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट। मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव बजट आएगा, इसीलिए मैंने सजेशन दी है कि हरियाणा की बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए और सबसे ज्यादा एलोकेशन एग्रीकल्चर पे होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हरियाणा में सोशली हमारी ड्यूटी है कि हमारे किसान भाई को हम सशक्त करें, उसको एग्रीकल्चर के साथ साथ हम एंटरप्रेन्योर बना दें। तो आप देखिए उसकी इनकम कितनी है। अगर आप में से कोई भी चाहे तो मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं डेटा उसको दे सकता हूं। एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी सारी पॉलिटिकल पार्टी है हरियाणा के विकास के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, तो मैं आपको तो इसीलिए अर्थशास्त्री के तौर पर रखा है। जी। तो हाँ, मैं तो कोई भी पार्टी चाहे, आई एम रेडी टू गिव देम डेटा। किस तरीके से मेरे पास जो मॉडल बनाया हुआ है कि हरियाणा में अपने किसान भाई को फाइनेंशियली एम्पावर करें। ठीक है, कंप्लीट करिए। देखिए पांडे जी, पहली चीज तो ये है, आपने देखा होगा जी कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे क्रॉनिकल इंटेलिजेंट लोग हैं जो एक प्रोपेगेंडा करते हैं झूठ को बेस बना के। प्रवीण अत्रे जी, इसी में कंक्लूड कर दिएगा आप 2 मिनट में। मैं जैसे अभी श्रीलंका के अंदर जब हालात खराब हुए थे तो हमारे यहाँ के कुछ मित्रों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि भारत के हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, भारत के ऊपर तो बहुत कर्ज है, भारत के ऊपर।
और वही काम रजत जी कर रहे थे कि देखिए जीडीपी का 51% से ज्यादा कर्ज है देश के ऊपर। इससे बड़ा झूठ मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। हमारे यहाँ विदेशी कर्ज मात्र जीडीपी का 23% है, विदेशी कर्ज। लेकिन बताया क्या जाता है 51%, 55%, मतलब जो इंटरनल लोन है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दिया जाता है, उसको भी बीच में कैलकुलेट करके लोगों में पैनिक क्रिएट करने का प्रयास ये प्रोपेगेंडाधारी करने का कोशिश करते हैं। अभी आकाश जी ने स्वयं बताया कि हमारी जीडीपी कितनी मजबूत है, हमारी ग्रोथ कितनी तेज है, वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। उसके बावजूद लेकिन आकाश जी ने बहुत बेहतर बात की है। आकाश जी ने कहा कि जब तक एग्रो बेस्ड यूनिट नहीं लगेंगे किसान और कृषि की तरक्की, क्योंकि स्वाभाविक है किसान अपनी उपज को जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर बेचेगा, भाव भी अच्छे मिलेंगे और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और जो 3 कृषि कानून आए थे जिसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हुआ, जिसके खिलाफ किसानों को बहका के कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी, ये हो जाएगा, उनको सड़कों में बिठा दिया था, वो कृषि कानून क्या थे? उसमें यही तो था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, जगह जगह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी कि किसान भाइयों को उसका लाभ होगा। लेकिन किया क्या? किसान भाइयों को बहकाया, डराया, उनको सड़कों पे बिठाया, पूरे देश को हाईजैक कर लिया। ये इस तरह के हालात हमारे विपक्षी मित्र करते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक छोटी सी बात करूंगा। 2014 के अंदर जो मैंने पहले बताया कि 38,000 करोड़ रुपए की हमारी जो एक बजट था, उस वक्त पंजाब का बजट था 50,000 करोड़ रुपए। मतलब हम पंजाब से छोटा प्रदेश थे और ये 1966 में जब से हम अलग हुए तब तक यही स्थिति थी। लेकिन आज हम पंजाब से बड़ा प्रदेश हो गए आर्थिक दृष्टि में। पिछला बजट हमने 1,70,000 करोड़ का पेश किया, जबकि पंजाब सरकार ने पिछला बजट 1,50,000 करोड़ का पेश किया। इन 8 सालों के अंदर ये तरक्की हुई है इस प्रदेश की। तो इस बार 2 लाख करोड़ हो सकता है क्या? पंजाब से बड़े हो गए हैं, लेकिन ये हमारे विपक्षी मित्रों को नजर नहीं आता है। हमारे विपक्षी मित्रों का एकदम अच्छा एक और चीज, अब एक रजत जी कह रहे थे कि जो कृषि ऋण है उसका लाभ किसानों को नहीं होता। एक और चीज बता देता हूं इसमें कि अगर कृषि ऋण को किसान तय तमाम समय में वापस करता है तो उसका ब्याज 0% हो जाता है। दूसरी बात, पिछले बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान भाइयों के ऋण का ब्याज और पेनल्टी माफ की थी पिछले बजट के अंदर, अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मेरा केवल ये कहना है कि केवल झूठ को आधार बना के आप आलोचना अगर बजट पे करेंगे, आर्थिक तरक्की प्रदेश की को देखेंगे नहीं, औद्योगिक तरक्की को आप नहीं देखेंगे। आपका देखिए रोजगार की बात हो रही थी, प्राइवेट उद्योगों के अंदर जिसकी बात आकाश जी भी कर रहे थे, 8.5 लाख युवा पिछले 8 साल में हरियाणा में प्राइवेट उद्योगों में समायोजित हुए हैं। ठीक है प्रवीण अध्यक्ष जी, आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। तो ये बजरंग दास गर्ग जी, हरियाणा प्रदेश में रही है। बजरंग दास गर्ग जी 2 मिनट आपको देता हूं, फाइनल कमेंट। जिनका कर्ज है 23,000 करोड़ रुपए का था, बजट 2300 करोड़ रुपए का था, वो आलोचना करते हैं कि देखिए हमारा आर्थिक प्रबंधन तो बहुत कमाल का था। खाने का तो काम वो किया ही है। आलोचना ना करे तो मुझे ज्यादा लगेगा, ज्यादा ठीक है। जब से हरियाणा अलग बना, जी हाँ, 1966 से लेके 2014 तक हरियाणा पे कर्जा 70,000 करोड़ था जी। इन्होंने 8 साल में कर्जे से कर्जा लेकर मलाई खाकर 3,50,000 करोड़ का कर्जा सर पे चढ़ा दिया है। ये कहते हमने ये कर दिया और वो कर दिया। तुमने अपने घर से क्या किया? लोगों को जनता के ऊपर कर्जा बोझ लादने का ही काम किया है। मैन बात तो ये भी आप हमने भी बजट बैलेंस बनाया, हमने 100 रुपए खर्च किए, 100 हमने बराबर में कमाई करके बराबर कर दिया। कर्जा लेकर तो आप किने कर लो, कर्जा लेकर मलाई खाए दो, कर्जा खा के दो, किने कुछ किया जाओ। जहां तक कृषि की बात चल रही थी, देखो कृषि को ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसान आज के टाइम बड़ा दुखी है। मेरे साथी बोल रहे थे किसान जो है सड़कों पर बिठा दिया, बोले किसानों को डरा दिया। अरे भाई वो बोले इतने बोले गुन रहे किसान, जिसको डराया जाए डरने वाले होते तो सरकार कभी के डरा लेती। 13 महीने आपने सड़कों पर बिठाकर किसानों के 750 किसान आप लोगों ने शहीद किए और आप बनाई कर रहे थे 3 कृषि कानून हम बढ़िया लेकर आए थे। अरे कौन सा लेकर आए थे? किसके हक में लेकर आए थे? ना तो आड़ती के हक में ना किसान के हक में। बस जमीन चली जाएगी, वाकई चली जाती। लेकिन बजरंग दास गर्ग जी, शरद पवार ने भी तारीफ की थी कानूनों की। बोले नहीं मुझे सबने अब टाइम लिया, मैं सबसे कम टाइम लिया। हाँ बोलिए। पांडे जी इन्होंने एक
दुखती रखता हाथ डाला है। अगर जो जमीन की बात है किसान की, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी आ रहा तो ठेके में जमीन ले रहे, किसान की वो उस जमीन पर लोन ले सकता था, लोन लेगा उसको, वो सेठ लोन ना भरे और बाद में जमीन तो ऑक्शन हो जाएगी। आप प्राइवेट मंडियां बनाने जा रहे हो तो प्राइवेट मंडियां बनाएंगे, जब प्राइवेट मंडियां बनाओगे तो सरकारी मंडियां बंद नहीं होगी। सरकारी किसान क्यों माल लेकर जाएगा? सरकार ठीक है बजरंग दास जी, समय की कमी है। रजत पंजेटा साहब फाइनल कमेंट दीजिएगा 2 मिनट में। गुमराह करने की बात करते हो ना, और जहां तक कहते हैं अभी हमने टैक्स, जैसे हमारे जिंदल साहब ने कहा आटे के ऊपर बताया, मैं बताना चाहूंगा जिंदल साहब, इसी सरकार ने जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक कपड़े पर, चीनी पर, जहां तक कि आपके दही पे, दूध पर, लस्सी पे कभी टैक्स नहीं था, खाद पे टैक्स नहीं था। आपको सारी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो इस सरकार ने लगाया। ठीक है बजरंग दास जी, ये बातें हमेशा होती रहती हैं, इसके बाद भी मौका मिलेगा। रजत पंजेटा साहब, और एक मिनट सुनो भाजपा ने जी, सबसे मोटी किसानों को ये राहत देना चाहते हो तो जीएसटी है, जीएसटी के तहत। सर जीएसटी का फैसला तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में होगी ना, जीएसटी बोलते हैं इसके लिए तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें फैसला होगा जीएसटी का। हर चीज का बजट में कैसे हो सकता है? ताकि किसानों को राहत। रजत पंजेटा साहब बोलिए, फाइनल कमेंट दीजिए 2 मिनट में। देखिए जी, बात ऐसी है कि कभी भी आलोचना के आलोचना हम नहीं करते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा डिफेंस रखती है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करी थी, तो यहाँ पे भी बिजनेसमैन फायदा उठा जाता है, सब्सिडी भी वो ले जाता है। किसान के पास तो अपनी जो फसल उसकी आड़ती के पास भी डाले जी, अगर 2-4 दिन में ना उठे, बरसात में वो खराब हो जाती है, वो आपके मीडिया वाली उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। किसान के पास स्टोरेज की जगह नहीं है, वो उसके पास कोई गोडाउन्स नहीं बने हुए, और अंत में उसको देनी पड़ती है। मैं ये इस बात से सहमत हूं, मैं इसको बैकिंग करता हूं। लेकिन अगर आपको किसान को ऐसे सशक्त करना है तो उसको एक प्रॉपर किसान को ही सब्सिडी का लाभ मिले। इस देश में लाखों करोड़ की सब्सिडी गायब करके बिजनेसमैन मॉडल बना के, प्रोजेक्ट बना के सरकार को चुनो, उसमें मिली भगत से बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। दूसरा बात हो रही थी 3 कृषि कानून की। अरे भैया, अकाउंटेबिलिटी से क्यों भागते हो? क्यों किसी प्राइवेट अडानी जैसे, जिसने हिमाचल में अभी सीमेंट के प्लांट बंद कर दिए, दशकों से जहां हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट थी, वो बंद करके भाग गया है। एक अडानी जैसे कि आदमी, आप सारा देश एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉक लिमिट थी क्या? कोई स्टॉक लिमिट थी? सारा का सारा अनाज लेके बाहर एक्सपोर्ट कर दे और देश में सूखा पड़ जाए। सरकार तो बोल दे कि अरे प्राइवेट आदमी था, जाओ पकड़ो उसको। हमने तो पल्ला झाड़ लिया। ये पल्ला झाड़ने की, अकाउंटेबिलिटी से भागने का बहुत बड़ा प्लान था। और एक आदमी, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में ये जो अनाज है ना, ये अगर कोई नहीं खाएगा तो देश भूखा मर जाएगा। ये ऐसी ऐसी चीजें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉक लिमिट हटा के आपने जो कृषि काले कानून में आज जो आपकी काली मंशा थी उसको जाहिर करता है। और दूसरा, आप बात कर रहे थे कि 0% अगर एक लिमिटेड टाइम है, चाहे 12 महीने कम, अरे जब लोन मिलेगा तब देगा ना 0% पे। जब उसको लोन में कंडीशन इतनी है उसको लोन ही नहीं मिलता। दूसरा, अत्रे जी बोल गए कि इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ करी पिछले साल, सिर्फ पेनल्टी माफ करी, इंटरेस्ट लिया है। रजत पंजेटा साहब, आपको रोकना चाहूंगा, तारीफ करता हूं अगर इतना भी किया है तो। आकाश जिंदल जी, किसान के लिए तो तारीफ है, काबिल तारीफ है। फाइनल कमेंट दीजिएगा, कंक्लूजन क्या सजेशन है और कुछ समाधान। कोई भी जो प्री पैकेज और लेबल्ड है, बात तो उस पर जीएसटी लगा है, जो खुले में है उस पर कहीं जीएसटी नहीं लगा। प्लीज आप क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। फाइनल सजेशन ये है, कॉम्प्रिहेंसिव बजट आना चाहिए। सर प्री पैकेज और लेबल्ड है, आप देख लीजिए ये। अब फाइनल मेरा सजेशन ये है कि बजट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, डेट रिड्यूस। सब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप बोलिए। डेट रिड्यूस किया जाए, एग्रीकल्चर को फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए जी, अनएम्प्लॉयमेंट कम की जाए, और हरियाणा ऐसा प्रदेश है कि देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री की विजनरी गाइडेंस के अंदर खट्टर साहब एक बहुत बढ़िया बजट लेके आएंगे जो हरियाणा को ग्रोथ देगा। ओवरऑल बैलेंस ग्रोथ वाला जो है बजट आना चाहिए, जो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाए,
अनएम्प्लॉयमेंट कम करे, एग्रीकल्चरिस्ट की कमाई बढ़ाए और स्टेट के लोन को रिड्यूस करे, और साथ कर जो गांव की हमारी अर्थव्यवस्था है, रूरल इकोनॉमी, उसके ऊपर फोकस करे। ये बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। प्री बजट पर चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और इसी को लेकर हमारे साथ बजट पर चर्चा, प्री बजट पर ही चर्चा करने के लिए जुड़े हुए थे मेहमान। और आपको बता दें कि इसमें बीजेपी से जुड़े थे प्रवीण अत्रे जी, बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से, और रजत पंजेटा इनेलो पार्टी से, और आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। और खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।